अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की हौलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। रात का शहजादा बादलों की गहरी स्याह नकाब ओढ़े आसमान के बीचों बीच आया था और फिर ऐन बुलंदी पर आकर उसने निकाब उलट दी। उसके हुस्न का सोना अचानक बिखर गया। समुंदर के सीने पर खेलने वाली छोटी छोटी लहरें हंस पड़ी और उन्होंने उसका अक्स खुद में जज़ब कर लिया। कायनात की वुसअतों के राजदार समंदर में सोने की सड़क बन गई और समुंदर में रहने वाले इंतजार करने लगे कि अब वो इस रात से चलता हुआ नीचे आएगा और वो उसे चूम लेंगे, अपनी आगोश में भर लेंगे। चांदनी ने पानी के वसी अरीज चादर पर उन स्याह धब्बों को नुमायां कर दिया जो इससे पहले तारीकियों से लिपटे हुए थे। लंबी लंबी लकीरों की शक्ल के ये धब्बे माही गिरों की कश्तियां थीं, जिन पर बैठे वो समंदर से रिज़्क मांग रहे थे। लंबे चौड़े कवि हिकल माही गिर ने जाल पानी से खींचा और उसे फैलाने लगा। फिर फैले हुए जाल को उसने पानी पर दोबारा पूरी कुव्वत से फेंका। शप की आवाज हुई और जाल पानी में बैठने लगा। उसकी मोटी रस्सियों को गले के गिर्द कई बल देकर उसने महाराना गिरा लगाई और फिर लंबी डोंगी में बैठे दूसरे वजूद की तरफ मतवज्जा हो गया जो इस दौरान उसे देख रही थी। उसकी गर्दन घूमते देखकर बल खाकर पलट गई। माहीगीर मुस्कुरा पड़ा। हे री सगा, उसने पुकारा, थोबड़ा इधर कर, देखूंगा इसे। ना रमजे, रहने दे, लहजा उदास था। काहे री, तूने बंदर देखा है? ये अच्छा ना लगेगा रोशनी में। एक लात दूंगा तेरी कमर पर। और माहीगीर का लहजा मदम पड़ गया। और हरकारे बाप बन जाऊंगा, वो ढीले लहजे में बोला। इस टेम और क्या होगा, उसने कहा और वो हंस पड़ी। बड़ा बेशर्म है तू रमजे, उसने शर्माते हुए लहजे में कहा। ला चिलम निकाल दे और माचिस भी। सुल्फा पिएगा तू? तो और क्या पीऊंगा, क्या बैठा तेरी कमर देखता रहूं? माहीगीर फिर बोला और उसकी औरत ने पतवारों की जोड़ी के नीचे रखी गुडड़ी में से छोटी सी चिलम और माचिस निकाल कर उसे दे दी। वो अपनी बंदी की जेब से तंबाकू निकालने लगा। फिर उसने माचिस सुलगाई और चिलम ने शोला और धुआं उगल दिया। डोंगी समुंदर के बगौलों पर हलकोरे खाती रही और फिजा में गाढ़ा धुआं मुंतशिर होने लगा। औरत खिसक कर गले के पास आ बैठी कि डोरी हिले तो वो अपने मर्द को आवाज दे। मर्द ने डोंगी में थोड़ा सा दराज होकर तंबाकू के मशगले को आसूदा करना चाहा, मगर इसी दौरान उसकी नजर बाएं सिमत उठ गई। शिफाफ आसमान के नीचे, काफी नीचे, बादलों का एक सफेद टुकड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसमें कहीं कहीं रोशन लकीरें चमक रही थी। चिलम उसके हाथ से छूटते छूटते बची और वो हैरान नजरों से उस अनोखे मंजर को देखने लगा। उसकी नजर आसमान पर उठी हुई थी और औरत समुंदर के पानी को देख रही थी, जिसमें ऐन उस टुकड़े के नीचे हलचल पैदा होने लगी। एक गैर मरी धुआं सा समुंदर की सतह से उठ रहा था और बुलंदी पर जाकर उस बादल के साथ शामिल होता जा रहा था, जिससे बादल के हजम और उसकी वुसअत में इजाफा होता जा रहा था। रमजे, औरत की घुटी घुटी आवाज उभरी और वो चौंक पड़ा। उसने जल्दी से चिलम का तंबाकू को पानी में उलट दिया। ये क्या है? पता नहीं, मेरे ख्याल में शाही जिन्नात का तख्त जा रहा है। रमजे, मुझे डर लग रहा है, सगा ने खौफजदा लहजे में कहा। माहीगीर ने कोई जवाब ना दिया। वो पानी का रंग देख रहा था। बादल को अब टुकड़ा नहीं कहा जा सकता था, वो फैलता चला जा रहा था। सबसे खौफनाक बात, सीता समंदर से उठता हुआ वो धुआं था जो ऊपर जाकर उस बादल में शामिल होकर उसके हिजम को ज्यादा कर रहा था। इसके साथ ही समुंदर के सीने पर मचलने वाली लहरों की सरकशी बढ़ती जा रही थी।
ओशनसियोग्राफक साइंस की अस्तलाह में इस अमल को पोलिजन कहते हैं। समुद्र की गहराइयों में खोलते आतिश फशां कभी कभी इस शिद्दत से फटते हैं कि लावा सिता तक मार करता है और पानी लावे की गैस और दीगर अज्जा से गाढ़ा होकर बुलंदी पर पहुंच जाता है। इसमें छुपी गैस हवा के साथ सफर करती है और उसमें गजब की हिद्दत होती है जो सिता समुद्र से गुजरते हुए पानी को भाप बनाकर अपने साथ शामिल करती चली जाती है और ये सफर उस वक्त तक जारी रहता है जब तक गैस ठंडी होकर फिजा में तहलील ना हो जाए। बहुत दूर किसी कश्ती से सिंग फूंका गया जिसका मतलब था कि शदीद खतरा है। माहीगीर के कानों में भी ये आवाज आई और वो उछल पड़ा। उसने दौड़कर दोनों पतवार संभाले और चीख कर बोला, सगा जाल खोल ले। अभी खोलती हूँ, औरत ने कहा और जाल की रस्सी से जोर आजमाई करने लगी। रमजान के हाथ की लगी हुई गिरा थी, आसानी से ना खुलती थी। जाल का वजन डोंगी को पानी में आगे बढ़ने से रोक रहा था। इधर रमजान पतवारों पर ताकत लगाते हुए कह रहा था, जाल जल्दी खोल दे सगा, जल्दी कर। समुंदर की लहरों में अब हेजान पैदा हो गया था। वो इस नन्ही सी डोंगी को सर पर उठा उठा कर पटक रही थी। मुझसे नहीं खोलता रमजे, क्या करूं? सगा बेबसी से बोली, रस्सी गीली हो गई है, मेरी आंखों में पानी चला गया है, मिर्चें लग रही हैं। सगा कराहती हुई बोली। रमजान ने गुंडा उठाकर उसे देते हुए कहा, डोरी को काट दे सगा, जल्दी कर, हमारे किनारे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, जाल बह जाएगा रमजे। संगा रोती हुई बोली, बह जाने दे, 10 जाल बना लेंगे। अरे दे क्या रही है, जल्दी कर। वो वजन बदल बदल कर कश्ती संभाल रहा था। सगा ने कुंडा हाथ में लिया, बुलंद किया और गले से बंधी हुई रस्सी पर मार दिया। तेजदार कुंदे ने जाल की रस्सी काट दी और कश्ती पूरी कुव्वत से आगे बढ़ गई। झटका लगा तो सगा उछलकर पूरी कुव्वत से रमजान पर आ पड़ी। रमजान के हाथों से दोनों पतवार छूट गए और उसके हलक से चीख निकल गई, मगर सगा की चीख उससे ज्यादा तेज थी। बहुत जोर से पेट के बल गिरी थी और उसके ये दिन पेट के बल गिरने के ना थे। वो मछली की तरह तड़पने लगी और रमजान ने उसे बाजुओं में संभाल लिया। सगा खुद को संभाल संगा, रमजान हल्क फाड़ कर चीखा, मगर सगा की चीखें आसमान से बातें कर रही थी। वो मुसलसल चीख रही थी, उसकी आंखें फटी पड़ रही थी, वो रमजान को भंबोड़े डाल रही थी। इधर होलनाक बादल का सफर जारी था। लहरों की सरकशी में कोई कमी ना हुई थी। नन्ही सी डोंगी में पानी भर गया। लहरें उसे कई कई फुट ऊंचा उठा उठा कर पटक रही थी। रमजान ने सगा को पूरी कुव्वत से भींच लिया और सगा ने रमजान के सर के बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। आया बड़ी लहर ने कश्ती को 10 फुट ऊंचा उछाल कर ऊंधा कर दिया और सगा की आखिरी होलनाक चीख सुनाई दी, सगा सगा खुद को संभाल संगा। रमजान चीखा, उसके मुंह में नमकीन पानी भर गया और फिर रफ्ता रफ्ता उसके हवास क्या जाता। शक्कर नजा तारीखी इमारतों और मज़ारात का शहर था। उससे मुतल्लक बहुत सी कहानियां मुल्क के तूलो अर्ज में फैली हुई थी और इसी बुनियाद पर यहाँ रूहानियत के परस्तारों और सियाहों का मजमा रहता था। कदीम बोसीदा इमारतों की छतों में लातादाद दुकानें बनी हुई थीं। कुछ लोगों ने सियाहों के लिए रिहाइश गाहें बना ली थीं जो अमूमन भरी रहती थीं। किसी ज़माने में शक्कर नजा की आबादी सिर्फ चंद हजार थी, लेकिन अब ये शहर वसी हो गया था। हुकूमत ने इसकी तरक्की के लिए बहुत काम किया था और नए शक्कर नजा में लातादाद पक्की इमारतें नमूदार हो गई थीं। शक्कर नजा के जुनूब मशरक में तकरीबन 11 मील के फासले पर यह नई आबादी थी जिसका कोई नाम नहीं था। बस्ती 150 झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थी और उसके अकब और दाएं बाएं रेत के भूरे टेलों के सिवा कुछ ना था। रेत के तूफान आते तो ये टेले जगह बदल लेते। यही वजह थी कि उस बेनाम बस्ती के शजर नजा तक कोई बाकायदा सड़क या पगडंडी ना बनाई जा सकी थी। इसके अलावा चौका इस बस्ती की कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए यह सरकारी तवज्जो से भी महरूम थी।
जबकि बस्ती के लोगों की जिंदगी के तार शक्कर नजा से ही बंधे हुए थे। यहीं से बस्ती के लिए अनाज, कपड़ा और ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें आती थी। लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ शक्कर नजा बस्ती में आने जाने वालों को 11 मील का हौलनाक सफ़र पैदल या ज़्यादा से ज़्यादा खच्चरों पर करना पड़ता था। कुदरत ने इंसान ही नहीं बल्कि हर ज़ीरू को उसके माहौल के मुताबिक कुव्वतें अता फरमाई हैं। बस्ती के लोग मनोवजन उठाए रेत के टेलों से गुजरकर शक्कर नजा आते थे और उसी दिन वापस भी लौट जाते थे। हवाएं रेत के टेले एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देती और रास्ते भूल बलियां बन जाते, मगर उनकी नाक के रेडार उनकी सही रहनुमाई करते। उनकी आंखें कुतुबनुमा थीं और शायद बस्ती की तारीख में भी कभी कोई रास्ता नहीं भटका था, जबकि ये बस्ती सदियों पुरानी थी, इतनी पुरानी कि शायद शक्कर नजा की तारीख का आगाज ना हुआ हो। बस्ती की हालत में कभी कोई तब्दीली नहीं हुई थी। आमदनी का जरिया समंदर था जो बस्ती के सामने की सिमत से शुरू होकर कायनात की वसतों में फैल जाता था। बस्ती का हर फर्द मछेरा था और समुंदर सदियों से उनकी कफालत कर रहा था। कारखाना कुदरत की मशीनें कभी जंग आलूद नहीं होती और ना उस कारखाने में बिजली फेल होती है कि कारोबारी हयात रुक जाए। मछलियां आसमानी हुक्म से साहलों का रुख करती और मछेरों के जाल भर जाते। हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क हासिल कर लेता था। बस्ती के दास्तानों के किसी पहलू से महरूम नहीं थी। यहाँ हुस्न इश्क के सौदे भी थे और रंजिश और इंतकाम के लावे भी, मोहब्बत और खुबत के वाक़यात भी थे और जुर्म और सज़ा की कहानियाँ भी थीं। बस्ती वालों के फैसले सरपंच करता था और हर शख्स उन फैसलों का ताबे होता था। यहाँ पुलिस थी ना कानून। 10-20 साल में ही कभी कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाता था, वरना समुंदर जैसा सुकून ही छाया रहता। बस्ती की सबसे मुअम्मर शख्सियत माई माछी की थी और सबसे पुरइसरार शख्सियत भी। शायद बस्ती की चौथी नस्ल माई माछी को देख रही थी और पिछली 2 नस्लें तो उसे उसी रूप में देखती आ रही थी। खुद गुलाम का कहना था कि उसने जब से होश संभाला माई माछी को इसी शक्ल में देखा, उसी कुटिया में देखा। माई माछी की कुटिया पक्के टेले के आड़ में थी। ये पक्का टेला हो सकता है, किसी जमाने में रेत का टेला हो, लेकिन अब वो तय दर तय पत्थरों का टेला था और ये पत्थर इतने मजबूत थे कि उन पर 100 कुदाले मारो तब भी ना टूटे। बस्ती की औरतों ने बारहा चाहा कि टेले की एक परत का टुकड़ा उन्हें मिल जाए तो वो उसके मसाला पिसने की सिल बना लें, मगर माई माछी की मर्जी के बगैर कोई पत्थर का एक टुकड़ा भी उठाना गुनाह समझता था और वहां से एक पत्थर का टुकड़ा देने की रवादार ना थी। तवील उम्री के साथ माई माछी में रूहानियत का अंसर भी पाया जाता था, जिसके कुछ अमली मुजाहरे भी थे। मसलन वो दरख्त जो उस इलाके का अजूबा था, रेत के सुलगती टैलों के दरमियान जहां थोहा और नाग फनी जैसे सख्त जान पौधे भी ना उग पाते थे, वहां नीम का ये दरख्त पत्थरों के टैले पर साया फगन था और ऐसा फला फूला था कि उसकी मोटी शाखों ने सूरज को छुपा लिया था। पूरी बस्ती में ये सबसे ठंडी जगह थी और जब चलचलाता हुआ सूरज झोंपड़ियों पर आग बरसाता और जुबानें बाहर निकल आती तो औरतें बच्चों को कंधे से लगाए हुए इस दरख्त के नीचे पनाह लेती। मर्द यहाँ साफ जमीन पर दराज हो जाते। बुजुर्गों का कहना था कि माई माछी ने जानवरों के चारे से एक निमकोल निकाल कर यहाँ दबा दी थी जो दरख्त बनी थी, या फिर वो कुआं जिसकी तय ना मालूम थी इस बस्ती के नाम की तरह। बहुत अरसा पहले इस बस्ती में पानी ना था। समंदर के खारे पानी को उबाल उबाल कर ठंडा किया जाता और उससे गुजारा किया जाता था, या फिर शक्कर नजा से पानी लाया जाता और उसे आबे नमूद की तरह इस्तेमाल किया जाता। बाज़ औकात बच्चे पानी ना होने से बीमार होते और मर जाते। ऐसे ही एक हादसे से माई माछी मुश्तिल हो गई। वो रात भर बेचैन रही, भागती दौड़ती रही, उसकी चीखें सुनाई देती रहीं। फिर दूसरी सुबह वो पत्थर के एक नोकीले टुकड़े से जमीन खुरचती पाई गई। उसकी बात
हफ्तों बाद लोगों की समझ में ना आई। वो दिन या रात में जब भी देखते, माई माछी उसी तरह जमीन खुरचती नजर आती। जमीन में गड़ा पड़ता जा रहा था। ये गड़ा इतना गहरा हो गया कि माई माछी उसमें गुम हो गई। सब लोगों ने जाना कि वो कुआं खोद रही है। इससे पहले उसके लिए कोशिश की जा चुकी थी, लेकिन इंसानी पहुंच जहां तक हो सकती थी, वहां जमीन की गहराइयों में पानी का निशान भी ना मिला था। जो लोग माई माछी से अकीदत रखते थे, वो उसके साथ मसरूफ हो गए और 1.25 साल तक वो जमीन की गहराइयों में उतरते रहे। तब जमीन से पानी उबल पड़ा, ठंडा और मीठा पानी, इतना सेहत बख्श कि पूरी बस्ती बीमारियों से आज़ाद हो गई। तब से ये कुआं मुसलसल बस्ती की ज़रूरियात पूरी कर रहा था। माई माछी के नाम से और भी बहुत से वाक़यात मुंसलिक थे। नीम के पत्तों, कुंपलों और छाल से वो बीमारियों का इलाज करती। टेले के ऊपरी हिस्से में एक बांस गड़ा हुआ था, जिसके ऊपरी हिस्से पर एक दूसरा बांस रंगीन कपड़ों से लिपटा हुआ बंधा था। जब भी समुद्र में तूफान का खतरा होता, ऊपरी बांस घूमने लगता और मछेरे होशियार हो जाते। ये इशारा इतना वाज़े होता था कि बाद औकात सरपंच के पास मौजूद अकलौता रेडियो भी इस तूफान की निशानदही ना कर पाता था। कभी ऐसा भी हुआ कि रेडियो ने तूफान की पेश गोई की, लेकिन बांस ना घूमा और तूफान कहीं दिखाई ना दिया। ये भी एक गर्म तरीन दिन की शाम थी। पूरे दिन के आराम के बाद मछेरे अपनी अपनी कश्तियां संभाल कर तैयार हो रहे थे। सरे शाम जब सूरज डूबने लगता, वो अपनी कश्तियां लेकर समुद्र में दूर तक निकल जाते। रात भर मछलियां पकड़ते और सूरज निकलने से पहले वापस आ जाते। ये तूफानों का मौसम नहीं था, इसलिए किसी ने माई माछी के बांस की तरफ तवज्जो भी नहीं दी। यूं भी ये बांस दरख्तों की शाखों के पीछे छुप गया था और बस्ती से नजर नहीं आता था, जब तक टीले के पास ना आया जाए। सरपंच गुलाम अक्सर उधर आकर बांस देख लिया करता था, लेकिन आज उसने उस पर गौर ना किया। हाँ, शाम की खबरें उसने जरूर सुनी थी और उसमें समुंदर में किसी तूफान का कोई तज़किरा नहीं था। मछेरों की कश्तियां जाल लिए आगे जाती रहीं और डूबते सूरज के साथ लहरों की दूसरी तरफ गरूब हो गईं। उन्हीं में रमजान और उसकी बीवी सगा भी थी। रमजान और सगा की शादी पिछले साल हुई थी। दोनों का कोई जोड़ ना था। रमजान 6 फुट का ऐसा गबरू जवान, जिसे जवान लड़कियां सुबह को उठकर सबसे पहले देखना पसंद करती थी। वो बेशुमार दिलों की आरज़ू था। और सगा एक स्याह और चीचक ज़दा लड़की थी, जिसकी माँ बाप समुंदर में डूब कर हलाक हो गए और उसे मौलवी शमसुल्लाह ने पाला था। सगा के होंठ कभी ना मुस्कुराए थे। वो मुस्कुराना नहीं जानती थी। उसकी आंखों हमेशा धुंधलाई धुंधलाई रहती थी। फिर एक दिन वो कुएं से पानी ला रही थी कि चकराकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। रमजान उधर से गुजर रहा था। वो सगा को उठाकर मौलवी साहब के झोंपड़े में लाया और मौलवी साहब उससे सगा के बारे में बात करते रहे। उन्होंने रमजान को बताया कि बदनसीब लड़की अपने लिए सिर्फ मौत की दुआ मांगती है। क्यों मौलवी जी? रमजान ने तअज्जुब से पूछा। वो बदसूरत जो है, जानती है उसे कोई कबूल नहीं करेगा। खूबसूरत लड़कियों के ब्याह नहीं होते तो उससे ब्याह कौन करेगा? फिर मेरे बाद उसे पूछने वाला कौन होगा? रमजान किसी सोच में डूब गया। वो जानू से शादी करना चाहता था। जन्नत बहुत खूबसूरत थी और दूसरी लड़कियों की तरह उसके दिल में भी रमजान था, मगर जानू की शादी तो किसी से भी हो जाएगी। सगा से सचमुच कोई शादी ना करेगा। मौलवी साहब, उसने कहा, उसका ब्याह मुझसे कर दो। क्या? मौलवी साहब उछल पड़े। तू सच कह रहा है रमजान? तुमसे कभी झूठ बोला है मौलवी साहब? अरे अरे रमजान, सगा की तो तकदीर ही बदल जाएगी, उसके तो सितारे ही चमक जाएंगे। मौलवी साहब हाँफते हुए बोले। तो बदल दो उसके सितारे मौलवी साहब, मैं तैयार हूँ। मैं सरपंच से बात करूंगा, तुझे उसके सामने ये बात कहना पड़ेगी। जहाँ कहोगे कह दूंगा, रमजान ने कहा। सरपंच गुलाम तो मौलवी साहब के मुंह से ये बात सुनकर उनसे ज्यादा पागल हो गया। इसमें उसकी गर्ज भी पोशीदा थी। वो खुद जन्नत से शादी करना चाहता था और जब उसने मौलवी साहब की जुबानी ये सब कुछ सुना तो उसे खुद यकीन ना आया। वो खुद ही रमजान के पास पहुंच गया। रमजान, मैंने सुना है कि तू सगा से शादी करना चाहता है। तू दिल से ये बात कह रहा है?
हाँ, दिल से कह रहा हूँ। फिर सरपंच ने खुद रमजान का साथ दिया और बारियात लेकर मौलवी साहब के घर पहुंच गया। रमजान भी टूटा हुआ नहीं था, अच्छे खासे पैसे थे उसके पास। चुनाचा हर आरजू पूरी की गई। दुल्हन के लिए शक्कर नजा खरीदारी करने के लिए भी गुलाम ही गया था। सरपंच जो था बहरतौर सगा रुखसत होकर रमजान के घर आ गई। खुद उसका चेहरा हैरत की तस्वीर बना हुआ था। हाँ, जब उजला अरूसी में पहुंचकर रमजान ने उसका घूंघट उठाया तो सगा ने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए और उसकी सिसकियां गूंज उठी। रोशनी बुझा दे रमजान, मेरा चेहरा रोशनी में देखने के काबिल नहीं। मैं तुझे रोशनी में ही देखना चाहता हूँ सगा। कौन कहता है कि तू बदसूरत है? जरा मेरी आंखों में झांक कर देख ले। अगर तुझे अपना चेहरा बदसूरत नजर आ जाए तो थूक देना मेरे मुंह पर। तूने ऐसा क्यों किया रमजान? इसलिए सगा कि मैं तुझसे मोहब्बत करता था और इतनी मोहब्बत करूंगा मैं तुझसे कि तू अपने चेहरे के दाग भूल जाएगी। और सगा को पहली बार मुस्कुराते देखा गया, फिर वो मुस्कुराती ही रही। रमजान ने उसे इतनी मुस्कुराहटें बख्श दी थी कि लड़कियां उसकी तकदीर पर नाज करती। बाद लड़कियों को तो ये कहते हुए भी सुना गया कि खुदा करे उनका चेहरा भी सगा की तरह दागदार हो जाए, ताकि रमजान जैसा कोई गबरू जवान उनसे मोहब्बत करे और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। रमजान और सगा की खूब निभ रही थी। शाम को जब सूरज अपनी सारी धूप खत्म करके समुद्र की आगोश में पनाह ले लेता तो 6 फुट से ज्यादा करियल रमजान अपनी लंबी सी डोंगी सर पर रखता, सगा के कांधे पर थैले और जाल होते और वो दोनों साहल पर पहुंच जाते। यहाँ से रमजान पतवार में खेलता हुआ समुद्र के सीने पर सफर शुरू कर देता और उसके बाद चांदनी और अंधेरी रातों में वो समुद्र से अपना हिसाब करते और वापस आ जाते। यहाँ का इंतजाम जरा मुख्तलिफ था। कुछ ऐसे थे जो मछलियां लेकर खुद शक्कर नजा जाते और कुछ ऐसे थे जो मछलियां सरपंच के हवाले कर देते। सरपंच खच्चरों पर उन्हें शक्कर नजा भेजता, फिर जो कुछ भी मिलता उसका एक छोटा हिस्सा सरपंच को अदा कर दिया जाता। पहले रमजान खुद मछलियां बेचने चला जाता था, मगर जब से उसकी शादी हुई वो अपनी मछलियां सरपंच को दे दिया करता। 15 दिन में एक माह रमजान सगा को लेकर शक्कर नजा जाता और वहां से दोनों लदे फंदे वापस आते। रमजान ने सगा को क्या कुछ न दिया, कपड़े, बुलेट और शीशे के जेवर और वो सब कुछ जो एक औरत की आरजू होती है। लड़कियां सगा पर रश करती और जन्नत ने तो गुस्से में गुलाम सरपंच से शादी कर ली थी। उसे ये फौकियत हासिल थी कि सगा पर वो सरपंच की बीवी है। साल होने वाला था उस शादी को और सगा खुश थी, बहुत खुश थी कि उसे सब कुछ मिल गया। रमजान जैसा शोहर और अब छोटी सी झोंपड़ी में एक और फर्द के लिए सामान आना शुरू हो गया। छोटा सा झूलना, नन्हे नन्हे कपड़े और नन्हे मेहमान के लिए वो सामान जो उसकी जरूरत होता। उस शाम जब रमजान ने डोंगी सर पर उठाई और सगा ने जाल का थैला कंधे से लटकाया तो शीदा दाई ने कहा, हे रमजाने, हे रमजे, पागल ही हो गया है क्या तू रे? हे कहाँ ले जा रहा है? काम पर मासी, बिल्कुल ही बौला हो रहे। इसके पूरे दिन हैं, समुद्र में जरूरत पर पड़ गई तो क्या करेगा? भागता फिरेगा रे काम से। और फिर मैं तो बहुत दिनों से कह रही हूँ अब इसे समुद्र में ना ले जाया कर बेटे, झटके लगते हैं पानी में। मगर मैं अकेला समुद्र कैसे जाऊंगा शीदा मासी? हे रे जोरू के परिंदे, सब तेरी तरह जोरू काम पर ले जावे हैं क्या? मैं ठीक हूँ मासी, और रमजे तो बहुत तेज डोंगी चलावे है, जरूरत पड़ी तो तीर की तरह पहुंच जावेंगे हम लोग। तुम दोनों एक ही जैसे हो, शीदा मासी ने कहा और आगे बढ़ गई। रमजान ने डोंगी पानी में डाली और बीकरा समुद्र के सीने पर आगे बढ़ता चला गया। बस्ती के मामूलात जूं के तूं थे, चराग रोशन हो गए थे। बस्ती के अतराफ रेत के टेले सर झुकाए साकन थे। सरपंच अपने अहाते में बैठा जन्नत से बातें कर रहा था कि माई माछी ने अहाते में झांका, अंधेरा था इसलिए दोनों उसे ना पहचान सके। मगर फिर माई माछी के घुंघरू बजे तो वह उसे पहचान गए। ये घुंघरू एक मोटी लकड़ी में बंधे हुए थे। उस लकड़ी में कोड़ियां, गूंगे और ना जाने क्या क्या अला बला लटकी रहती थीं। गुलाम जल्दी से खड़ा हो गया। अरे आ माई माछी, कुछ चाहिए तुझे? वक्त पड़ा है, छंक छंक, बुरी घड़ी है, छंक छंक।
ये छंक छंक की आवाज उसकी लकड़ी से आ रही थी। क्या बात है मासी, गुलाम चौंक कर बोला। जागते रहना, छंक छंक सो ना जाना, वक्त पड़ा है, बुरी घड़ी है, वक्त पड़ा है, बुरी घड़ी है। वो चली गई और गुलाम हैरत से अहाते का दरवाजा देखता रह गया। ये क्या कह रही थी? वो तो कुछ न कुछ कहती रहती है। तू किस सोच में पड़ गया? ऐसे कभी आती नहीं वो किसी के घर, और फिर उस वक्त। अरे छोड़, पगली है बेचारी, ऐसे नहीं कहते जन्नत, वो बहुत पहुंची हुई है रे तेरी बस्ती में तो सब को पहुंचे ही हुए हैं। चल अब सो जाएं, रात गहरी हो गई। तू माई माची के बारे में ऐसी बातें क्यों करती है? जन्नत पूरी बस्ती उसे कितना मानती है, कोई बिला वजह, और ये बस्ती सिर्फ मेरी है क्या? अरे तो मैं क्या करूं अब, यहाँ बैठकर उसे मानती रहूं? वो यहाँ क्यों आई थी? उसने ऐसी बात क्यों कही थी? तो बाबा कसूर उसका है, मेरा तो नहीं। मुझे तो नींद आ रही है, जानू ने जमाही लेकर कहा। जाकर सो जा, मेरी जान मत खा, सरपंच हूँ इस बस्ती का। कल कला को कुछ हो जाए तो बात मुझ पर आ जाएगी, गुलाम ने जल्लाए हुए लहजे में कहा। ले क्या हो जाएगा? जानू किसी कदर नरम लहोकर बोली। मालक जाने, माई माची बहुत कम बोलती है, पर जो बोलती है उसका कोई मतलब जरूर होवे है। वो मामूली औरत नहीं, हमारे बाप दादा से उसकी बात मानते आए हैं, उसकी बात मानने से फायदा ही होवे है। री गुलाम, किसी को बताना है ये माई माची कौन है? मालक जाने, बड़े तो कहते थे कि ये मछली है जो समंदर से निकली थी और फिर इंसान बनकर यहाँ रहने लगी, तभी तो उसे माची कहते हैं। रे एक बात कहूं तुझसे गुलाम, ये बड़े तो पागल ही थे, दिन रात कहानियां गढ़ते रहते थे और कोई काम ना था उन्हें। हाँ पागल ही थे, तभी तो तुझे जवान करके छोड़ गए। बात करे है, गुलाम में दस्तूर झल्लाए हुए लहजे में बोला और जानू हंसने लगी। बिगड़े क्यों जा रहे हो? चाय बना दूं तेरे लिए, जानू ने कहा। ना तू सो जा, तुझे नींद आ रही है, तेरे बगैर सोऊं हो कभी? लाचा बना दूं तेरे लिए। जा तू उठकर अंदर चली गई और गुलाम बैठा सोचता रहा। उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। उसने सोचा कि शायद माई माची फिर आई है, मगर अहाते के दरवाजे पर मस्तान चाचा नजर आया था। क्या बात है मस्तान चाचा, कोई काम है मुझसे? ना गुलाम बेटा, तेरे घर का चिराग जल रहा था, ये सोचकर इधर आ गया कि कोई बात तो नहीं है। अंदर आजा चाचा, कुछ परेशानी हो गई है। मौला खैर करे, क्या बात है? मस्तान चाचा ने अंदर आकर बैठते हुए कहा। वो चाचा अभी थोड़ी देर पहले माई माची ने अंदर झांका था, कुछ अजीब सी बातें कह गई है वो। हैं? मस्ताना का मुंह हैरत से खुल गया। कितनी देर पहले की बात है? उसने पूछा। बस ज्यादा देर ना हुई होगी, मौला रहम करे, मैं भी कोई आवाज सुनकर ही तो जागा था। हाँ, वो माई माची का डंडा ही था, उसने मेरे दरवाजे पर बजाया था और कुछ कहे भी थी वो, मगर मैं वहम समझकर टाल गया। उसी वक्त जानू अंदर आ गई और उसने चाय की 3 प्यालियां नीचे रखते हुए कहा, लो मस्तान चाचा, चाय पियो। अरे तू भी भाग रही है बेटा, और ये तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं भी पहुंची हूँ माई माची की तरह चाचा, बस मुझे पता था कि मस्तान चाचा आने वाला है, उसके लिए चाय बना लूं। अरे जानू बेटा, जीती रह तू, मौला तुझे चांद सा बेटा दे, बिल्कुल अपने गुलाम की तरह। अरे अरे ये क्या हुआ, ये क्या होगा? मस्तान चाचा बोलते बोलते रुक गया। फिजा में अचानक हिद्दत पैदा हो गई थी, वरना अभी थोड़ी देर पहले मौसम बेहतर था और रात की ठंडक फैली हुई थी। गुलाम और जानू ने भी ये तब्दीली महसूस की। उसके साथ ही उन्होंने पानी के पुरशोर आवाज सुनी। गुलाम चाय की प्याली रखकर उठा और बाहर की तरफ दौड़ने लगा। पूरी बस्ती में जगाड़ हो गई। बहुत से लोग साहल की तरफ दौड़ पड़े थे। समंदर में तूफान था, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी और बहुत दूर आसमान में बिजलियां सी चमक रही थी। तूफान, गुलाम बड़बड़ाया, मगर ये अनोखा तूफान उसकी समझ में नहीं आया था। समुंदर जैसे खोल रहा था। गर्म हवाओं के झक्कड़ दफन को काफी गर्म कर चुके थे। बस्ती वाले शोर मचा रहे थे, तरह तरह की आवाजें उभर रही थी। समुंदर देर तक सनसनाता रहा। द्यो हिकल मौजें उठती रहीं। चमकते बादल दूर निकल गया था। ये क्या था? मस्तान चाचा ने गुलाम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मालक जाने, कुछ समझ में नहीं आया, गुलाम आहिस्ता से बोला। ऐसा तो कभी देखा ना सुना, और फिर ये तूफानों के दिन कहाँ हैं?
वो चमकता बादल कैसा था और उसकी गर्मी। महकमा मौसमात की तरफ से भी कोई खबर नहीं सुनाई गई। मैंने रेडियो सुना था, गुलाम ने कहा, और फिर बेइख्तियार चौंक कर बोला, अरे हमारी कश्तियां समुंदर जोरों पर हैं, चाचा मस्तान, मालिक रहम करे। मस्तान ने फिक्रमंद लहजे में कहा। हर तरफ यही बातें हो रही थी, हर शख्स तशवीश का शिकार था। काफी वक्त गुजर चुका, मौजें अब आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होती जा रही थी। चमकता बादल अब कहीं दूर जा चुका था और फिजा मुतअद्दल हो गई थी, लेकिन बकिया रात समुंदर के किनारे ही गुजरी। उन्हें समुंदर में जाने वालों की वापसी का इंतजार था। सुबह का उजाला फूटा तो एक और भयानक मंजर निगाहों के सामने आ गया। सीता समंदर मुर्दा मछलियों से सफेद हो रही थी और मौजें मरी हुई मछलियों को ला ला कर साहल पर पटक रही थी, और ताहिदे निगाह फैला साहल उन मछलियों से भरता जा रहा था। देखने वालों के सांस रुक गए। ये उनका रिज़्क था जो जाया हो गया था। ऐसे तो बड़े बड़े तबाहकुन तूफानों में भी ना होता था। ये हालत देखकर रोने पीटने की आवाजें बुलंद होने लगी। अब उनकी जिंदगी के लाले पड़ गए थे जो शिकार पर गए थे। समुंदर में पहली तहरीक नजर आई। 2 कश्तियां थीं जो साथ साथ आ रही थीं। लोग शोर मचाने लगे, आने वालों के बारे में तबसरे होने लगे। एक कश्ती में अल्लादाद और शमसू थे, दूसरी में बुलवा और कैथरा थे। वो साहल से लगे तो सब उनकी तरफ दौड़ पड़े। उनकी हालत खराब थी, दहशत से कांप रहे थे, आवाज ना निकल रही थी। उनके मुंह से गुलाम उन्हें दूसरों से छुड़ा कर अलग ले गया, और जब उनके हवास बहाल हुए तो अल्लादाद ने बताया, अल्लाह का कहर नाजल हुआ था हम पर, हमारे गुनाह सामने आए थे, सरपंजी सब ठीक था। फिर एक बादल आया और समुंदर का पानी चाके पानी की तरह खौलने लगा। ऐसी गर्मी के जैसे जहन्नम नीचे उतर आया हो। गर्म हवा के झक्कड़ और तूफानी मौजें, हमारी कश्ती तो तिनके की तरह उछल रही थी। हमने चालाकी ये की कि जाल छोड़कर अपने बदन गले से बांध लिए। कश्ती उलट गई थी, हम उसके साथ साथ पानी में लुढ़कियां खाते रहे। अल्लाह जाने कब तूफान टला, फिर सब ठीक हो गया और हम कश्ती सीधी करके चल पड़े। दूर निकल गए थे मगर रास्ता मिल गया। दूसरे लोगों के बारे में कुछ मालूम है? मौला जाने सरपंच जी, किसी को किसी की खबर लेने का मौका ही कहाँ मिला था। मौला रहम ही करे, अल्लादाद ने कहा। बस्ती में कहराम मच गया। मर्द, बच्चे, बूढ़े और औरतें साहल पर मीलों दूर फैल गए। सारे साहल मरी हुई मछलियों से अटे पड़े थे। फिर सबसे पहले लाली की लाश साहल से आकर लगी, उसके बाद करम खान की लाश मिली, फिर टूटी फूटी कश्तियों के टुकड़े। मछेरे पानी में उतर गए, खुद गुलाम भी उनमें शामिल था। दूर दूर तक कश्तियों और लाशों को तलाश करते फिरते रहे। 8 आदमी और जिंदा वापस आए। बाकी सब की लाशें एक करके मिलती जा रही थीं। बस्ती मातम कदा बन गई। हर तरफ रोना पीटना मचा हुआ था। फिर मछेरे बस्ती की सबसे कड़ियल जवान की लाश लाए। ये रमजान था। फहरिस्त के मुताबिक अभी 9 लाशें बाकी थीं। उनमें से कोई जिंदा भी हो सकता था। बस्ती के किसी घर में चूल्हा ना जला। चारों तरफ उदासी छा गई। बस सिसकियां, आहें और अचानक बुलंद होने वाली रोने पीटने की आवाजें माहौल में बड़ी घुटन थी। सारा दिन और सारी रात ऐसे ही गुजर गई। दूसरे दिन सुबह 2 कश्तियां और वापस आईं। उनमें 5 जिंदा और 1 मुर्दा दस्तयाब हुआ। उन्होंने भी वही कहानी सुनाई जो अल्लादाद ने सुनाई थी। वो लाश जो साथ लाए थे वो सगा की थी। रमजान की लाश की तदफीन हो चुकी थी। सगा को भी उसके पहलू में दफन करने के इंतजामात किए जाने लगे। शीदा दाई ने सगा को देखा तो रो पड़ी। हाय, सगा की औलाद की खुशी देखने को ना मिली। मना किया था इसे मैंने कि ना जा, पूरे दिन है, मगर ना मानी बेचारी। बच्चा, किसी ने पूछा। बड़ा बदनसीब सा, दुनिया में आते ही वापस चला गया। बच्चा हो चुका है, उसकी कच्ची लाश थी, बछड़ियां ही खा गई होंगी, शीदा ने जवाब दिया। बड़ा अलमनाक हादसा था। पूरी बस्ती गमों की बस्ती बन गई। मासूम लोग उसे अपने अमालों की सजा समझ रहे थे। 8 दिन गुजर गए, फिर 10 दिन और उसके बाद जिंदगी को मामूल पर लाना पड़ा। जो बेआसरा हो गए थे, सरपंच की पंचायत में उनकी कफालत का इंतजाम किया गया और लोगों ने बखुशी उसे कबूल कर लिया।
कश्तियां फिर समुद्र में चल पड़ी। समुद्र मदहोश था, जैसे ये हादसे से नावाकिफ हो। गुलाब और अहमद अपनी कश्ती पर जाल फैलाए बैठे थे कि अहमदू ने कोई मछली कश्ती के पास से गुजरती देखी। गुलाब आंखें बंद किए ऊँग रहा था। आसमान पर चांद खुला हुआ था। अहमदू उस मछली को देखता रहा। उसके तैरने का अंदाज अजीब था। तभी अहमदू को एहसास हुआ कि वो मछली नहीं है, कोई अजीब सी शय थी, शायद कोई और आबी जानवर। उसने अपने बड़े भाई को आवाज दी और गुलाब चौंक पड़ा। जरा देखो बड़े, मेरी उंगली की सीध में वो क्या है? हाँ, मछली तो नहीं है वो, ना जाने क्या है, देखता हूँ, गुलाब बोला और उठ खड़ा हुआ। अरे छोड़, रहने दे, होगा कुछ, अहमदू ने कहा, मगर गुलाब ने पानी में छलांग लगा दी। वो पानी को चीरता हुआ उस शय के पास पहुंच गया और उसने करीब से उसे देखा। वो एक नन्हा सा बच्चा था, बिल्कुल सफेद, बहुत खूबसूरत, और हैरतनाक बात यह थी कि जिंदा था, पानी में ऊंधा तैर रहा था। उसके नन्हे नन्हे हाथ पाँव की जिंदगी के लिए मुदाफत कर रहे थे और वो पानी में अपनी जिंदगी बरकरार रखने में कामयाब था। एक लम्हे के लिए गुलाब के दिल पर दहशत का हमला हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। लड़ते हाथों से उसने बच्चे को पानी से निकाल लिया और सीता के ऊपर करके उसे देखने लगा। इस दौरान अहमद कश्ती को आगे ले आया। अरे देख तो अहमदू, बच्चा है, इंसान का बच्चा, और जिंदा है, गुलाब ने कहा और हाथ बढ़ाकर बच्चे को अहमदू के हवाले कर दिया। फिर खुद भी कश्ती पर चढ़ आया। 10-12 दिन का होगा। उसने ऊपर आकर बच्चे को देखते हुए कहा। अहमदू ने जल्दी से अपना अंगूठा बच्चे के बदन से लपेट दिया। उसकी आंखें बंद थी। अहमदू उसे बड़े प्यार से संभाले हुए था। अल्लाह का काम है, वो जिसे बचाना चाहे बचा लेता है। किसी जहाज से गिर पड़ा होगा, मगर जहाज इधर से कहां गुजरते हैं बड़े, कहीं दूर से आ गया होगा। गुलाबपुर ख्याल लहजे में बोला। चल बड़े, वापस चलते हैं, अहमदू बोला, और गुलाब ने कमीज पकड़कर पगड़ी सर पर लपेटी और फिर पतवार उठा लिए। अहमदू बच्चे को अंगमांगू छुपे में लपेटे डोंगी में बैठ गया। गुलाब किसी सोच में डूबा हुआ था। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, इतना सा बच्चा तैर कैसे सकता है? ये तो मौला कसम तैर रहा था। गुलाब के लहजे में हल्का सा खौफ नुमाया था। अहमदू कुछ ना समझ सका। वो खामोशी से बच्चे को लिए बैठा रहा। अलबत्ता गुलाब के पतवार चलाने की रफ्तार तेज तर हो गई। साहल ज्यादा दूर ना रहा था। बस्ती के सारे चिराग बुझे हुए थे। बस तारों की मध्यम रोशनी में टूटी हुई झोंपड़ियां नजर आ रही थी। फिर उन्होंने साहल पर किसी को देखा। कोई साकतो जामद खड़ा था। दोनों हैरान हो गए। कश्ती किनारे आ गुलाब नीचे उतरकर उसे खींचने लगा था। फिर दोनों ने उसे पहचान लिया। माई माछी थी, जो अपना कोड़ियों और घंघरू लांडा डंडा आसमान की तरफ बुलंद किए खड़ी थी। उसका चेहरा भी आसमान की तरफ उठा हुआ था। दोनों ने हैरत से उसे देखा। फिर अहमदू भी नीचे आ गया। कश्ती मुनासिब जगह पर पहुंचाकर गुलाब अहमदू की तरफ मतवज्जा हो गया। अब चलें, ये माई माछी यहाँ क्या कर रही है? उसका क्या ठिकाना, जब जो दिल चाहे करे, अहमदू ने जवाब दिया, और दोनों अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। गुलाब की बीवी ने हैरत से उसे देखा था। खैर तो है? अरे अहमदू, ये कौन है और किसका बच्चा उठा लाए तुम लोग? लाओ मुझे दो। अरे किसका बच्चा है? अरे बोल ना गुलाब, कौन है ये? तू इसे संभाल, कुछ खिला पिला इसे, समुंदर से मिला है। समुंदर से? अरे मैं तेरे को बोला, तू सुनती नहीं है। इसे कुछ खिला पिला, बाद में बक बक कर लीजियो। गुलाब जल्ला कर बोला और उसकी बीवी बच्चे के लिए इंतजाम करने लगी। भेड़ का दूध नरम कपड़े से बच्चे के मुंह में टिपका कर उसने बड़ी मेहनत से उसका पेट भरा। बड़े फिर प्यार से उसे लेकर बैठ गई। दूसरी सुबह बच्चा सरपंच के सामने ले जाया गया। गुलाब और अहमदू की कहानी सुनकर सब हैरान रह गए। गुलाम तअज्जुब से बोले, ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन का होगा। इतना सा बच्चा पानी में कैसे तैर सकता है? ये तैर सकता है गुलाम, तैर सकता है, चाचा मस्तान ने कहा। क्या कह रहा है मस्तान चाचा? हाँ गुलाम बेटा, बालक मालक ने इंसान को बहुत कुछ दिया है। तुझे शायद गोगा के बच्चे की बात याद नहीं रही। वो भी तो पानी में पैदा हुआ था। गोगा की बीवी बेहोश हो गई और बच्चा किनारे आ लगा था, मगर बाद में वो मर गया था चाचा। 3 दिन के बाद मरा था। 3 दिन तक जिया था वो तो उसका नाल उखड़ गया था, वरना शायद बच जाता। वो भी तैरता हुआ किनारे तक आया था।
मगर ये बच्चा समुंदर में आया कहाँ से? गुलाम बोला। माई शीदा किसी ख्याल से चौंक कर आगे बढ़ी और गौर से उसे देखने लगी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अरे सरपंच, तुम लोगों की नजर काम ना करती क्या? इतनी सी बात ना समझ रहे हो? बच्चा 10-12 दिन का है। तूफान रुके कितने दिन गुजरे जो इतने ही दिन हुए हैं शीदा, मगर तू कहना क्या चाहती है? सगा का बच्चा है, शक्ल भी पूरी रमजान की है। तुम लोगों का सगा का हाल तो मालूम है। शीदा ठीक कहती है गुलाम, हमने गौर ही ना किया। बच्चे की सूरत तो रमजान से ही मिलती है। हाँ, ये रमजान ही का बच्चा है, चाचा मस्तान ने कहा। और गुलाम ने भी गौर से बच्चे का चेहरा देखा। हूबहू रमजान झलक रहा था उसके चेहरे में। गुलाम की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक कहते हो चाचा मस्तान, मगर चाचा मस्तान जरा गौर तो करो। 12 दिन तक ये समुंदर की लहरों में जिंदा रहा है। क्या ये अनोखी बात नहीं? समझ से ही बाहर है भाई। भला इतना सा बच्चा, अरे ये तो पैदा ही पानी में हुआ होगा। तूफान ने जन्म दिया है इसे। मगर हैरत की बात यह है कि पानी में ये कैसे जिंदा रह गया? ना खाने का, ना पीने का, ना किसी की देखभाल। पर भाई बात यही है, मौला जिसे जिंदा रखना चाहे वो तो आग में भी पैदा होकर जिंदा रह सकता है। ये सब मौला का करम है। ठीक है चाचा मस्तान, मैं इसे परवरिश करूंगा। सरपंच की हैसियत से भी ये मेरा फर्ज है कि एक यतीम व यसीर बच्चे को सीने से लगा कर रखूं। और फिर रमजान, वो तो मेरा दोस्त भी था। गुलाम ने कहा। बच्चा गुलाम ने जानू को दिया तो वो नाक चढ़ा कर बोली, ये जिम्मेदारी मुझसे नहीं उठाई जाएगी गुलाम। अरे क्या कह रही है तू? मेरा ख्याल है अगर बस्ती की किसी भी औरत की गोद में इस बच्चे को दे दिया जाए तो वो अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत से पालेगी इसे। इस बेचारे का तो कोई भी नहीं था। वो तो ठीक है गुलाम, मगर तेरा क्या ख्याल है कि अपने बच्चे नहीं होंगे? अपने भी तो बच्चे होंगे। दोहरी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी मैं? तो कल हो रहा है ना तेरा बच्चा, क्यों बुलाऊं शीदा को? मालूम करूं उससे। तेरी मर्जी है, फिर बाद में मुझसे ना कहना। देख जानू, ये जिम्मेदारी मैंने सरपंच की हैसियत से कबूल की है, इसलिए तुझ पर फर्ज लाजम होता है कि तू इस जिम्मेदारी को निभा। अब तू किसी से भी कह नहीं सकता। और ये भी सुन ले कि बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गुलाम ने कहा। और जानू ने मुंह टेढ़ा करके गर्दन हिला दी। मासूम बच्चा जानू की आगोश में पहुंच गया। गुलाम की निगाहदाश्त रहती थी उस पर, इसलिए ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं हो सकती थी। गुलाम ने बच्चे के लिए माकूल बंदोबस्त भी कर दिया था। शक्कर नजा से उसके लिए कपड़े भी आए। गुलाम उसके सिलसिले में बड़ा मुखलिस था, लेकिन जानू का रवैया बच्चे के साथ अच्छा नहीं था। एक दिन शादा ने जानू से कहा, री कैसी औरत है तू, बच्चे पर तवज्जो नहीं देती, क्या हो गया है रे आखिर तुझे? जानू ने निगाहें उठाकर शादा को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। फिर वो रुहासी आवाज में बोली, जानती है तू ये किसका बच्चा है शादा? और तू सब कुछ जानती है, समझी नहीं मैं जानू? वो मर गया। जानती है मैंने उसे मौत की बद्दुआ दी थी। यही कहा था कि मैंने मौला करे वो समुंदर में डूब कर मर जाए। मैं उसे चाहती थी, ना जाने कब से चाहती थी उसे, पर उसने मेरी बेइज्जती की। मुझे छोड़कर उसने सगा से शादी कर ली। सगा जो रोशनी में भी नजर नहीं आती थी, काली स्याह चीचक के दागों वाली। सब ने कितना मजाक उड़ाया था मेरा। बेशक वो मर गया, मगर मेरे दिल में आज भी उस तरफ से नफरत के दाग पड़े हुए हैं। क्या कमी थी मुझ में कि उसने मुझे छोड़ दिया? हे रे जानू, ये तो बहुत बुरी बात है। जो मर जाते हैं उनके बारे में बुरी बातें नहीं सोचते। तू उस बच्चे को ये सोचकर मत पाल कि ये रमजान का बेटा है या सगा की औलाद है। अब तो ये तेरे सामने एक मासूम बच्चे की हैसियत रखता है। चाहती तो हूँ शादा, पर उसके चेहरे में मुझे रमजान नजर आता है और मुझे गुस्सा आने लगता है। जानू ने आहिस्ता से कहा, बाउली, ऐसी बातें भी मुंह से मत निकाला कर, दिल खट्टा हो जाता है। तेरी तरफ से गुलाम भैया का भी दिल खराब हो जाएगा। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लेवे है, औरत के दिल में किसी और को ना बर्दाश्त कर सके है। समझ रही है ना तू मेरी बात? काहे को अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई है। अगर कभी गुलाम भैया को ये एहसास हो गया कि इस बच्चे को तू इसलिए नज़रअंदाज करे है कि ये रमज़ान का बेटा है और तू रमज़ान से मोहब्बत करती थी,
तो यूं समझ ले घर उजड़ जाएगा तेरा, बनाए बात ना बन सकेगी। जानू किसी कदर नरम हो गई, उसकी बचपन की सहेली शादा का ये कहना दुरुस्त ही था। बच्चे का नाम रमजान के नाम पर शैबान रख दिया गया। बहरतौल वक्त गुजरने लगा और इसके साथ ही साथ वो नन्हा सा बच्चा बस्ती के माहौल में जम हो गया। लोगों ने अब उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। ये बस्ती की रीत थी, कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन खास बातें ज़रूर थीं जो गुलाम जानू के इल्म में आती रहती थीं। मसलन ये कि बच्चा रातों को जागता था, लेकिन खामोश और साकतो जामद। उसके अंदाज में बड़ी हलीमी थी, वो कभी रोते हुए ना देखा गया। ग़िज़ा ना मिलती तब भी वो किसी किस्म का एहतजाज नहीं करता था। बगैर उसके चेहरा देखने से ये महसूस होता था जैसे वो कुछ सोच रहा है, जैसे उसकी खूबसूरत आंखें सोच में डूबी हुई हैं। उसे आम तौर से भेड़ का दूध दिया जाता था, लेकिन ये दूध उसके जिस्म को खूब लग रहा था और उसकी सेहत भी बेहतरीन थी। दूसरी बात ये कि माई माची को ना जाने क्यों इस बच्चे से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। वो कभी किसी के घर नहीं जाती थी, बस पक्का टेला और माई माची या ज़्यादा से ज़्यादा कभी रातों को भटकती फिरती वो। लेकिन अब गुलाम के घर अक्सर आती रहती थी, कोई इत्तला देकर आना ज़रूरी नहीं था। एक दफ़ा जानू किसी काम से बाहर गई, वापस आई तो उसने माई माची को बच्चे के पास बैठा देखा। वो जानू को देखकर खामोशी से उठकर बाहर निकल गई थी। एक दफ़ा रात को जब जानू की आंख खुली तो उसने देखा कि बच्चा उसके पास से गायब है। वो शशदर रह गई। बच्चे से तो खीर उसे दिलचस्पी थी या नहीं, लेकिन गुलाम ने सख्ती से कह दिया था कि बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए जानू उसका ख्याल रखने लगी थी। वहशतज़दा होकर वो बाहर अहाते में निकल आई। वहां उसने माई माची को देखा जो बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और गालबन ऊँग रही थी। बच्चा भी उसकी आगोश में सो गया था। जानू की इतनी हिम्मत तो ना हुई कि वो माई माची से बच्चे को ले लेती, ताहम उसने इतना ज़रूर कहा कि माई माची जब दिल चाहे इसे अंदर सुला देना, दरवाज़ा खुला ही हुआ है। माई माची के सिलसिले में सारी बस्ती के लोगों का यही रवैया था, कोई उसको किसी बात पर नहीं टोकता था। बस उसकी एक अजीब सी शख्सियत थी। फिर एक दिन और एक वाक़या हुआ जिस पर गौर किया जा सकता था। उस दिन बच्चा कराह रहा था, उसका जिस्म शदीद बुखार से तप रहा था। रात ही को उसकी कफियत का एहसास हो गया और जानू ने गुलाम को जगा दिया। जरा देख तो गुलाम, इसे तो बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। अरे हाँ, ये तो आग की तरह तप रहा है, क्या करूं अब मैं इसका? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रात में तो कुछ नहीं हो सकता, सुबह इसे शक्कर निजा ले जाऊंगा, किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। मैंने तो पहले कभी ये सब कुछ नहीं किया, तो मुझे बता मैं क्या करूं? ऐसा कर ठंडा कपड़ा रख इसके माथे पर, गुलाम ने कहा। और दोनों मियाँ बीवी रात भर बच्चे की तैमारदारी करते रहे, लेकिन उसका बुखार कम नहीं हुआ। सुबह को गुलाम उसे खच्चर पर बिठाकर शक्कर निजा ले गया। 2 और आदमी उसके साथ थे। डॉक्टर को दिखाया गया और डॉक्टर ने दवाई तजवीज़ कर दी, लेकिन पूरा दिन बच्चे को आग की तरह तपते हुए गुजर गया। रात भी इसी तरह गुजर गई। गुलाम उसके लिए परेशान था, जानू सिर्फ उसके लिए परेशान थी कि वो गुलाम की वजह से उसे रात को जागना पड़ रहा है। उस रात शब के तकरीबन 10-11 बजे होंगे कि चाचा मस्तां साहल पर टहल रहा था। मछलियां पकड़ने वाले मछलियां पकड़ने जा चुके थे। सोती हुई बस्ती भी चाचा मस्तान को नींद नहीं आ रही थी, सो वो साहल पर टहलने आ गया और समुंदर की लहरों के सफ़ेद झागों को गौर से देख रहा था। दफतन उसने माई माची को देखा, जिसके डंडे के घुंघरों की झंकार गूंजी थी। माई माची उससे काफी फासले पर थी। साहल पर पहुंचकर उसने डंडे को जोर से जमीन में गाड़ा और आगे बढ़ती चली गई। माई माची को पहले भी कई बार समुंदर में जाते हुए देखा था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाती थी। वो बस ज्यादा से ज्यादा पिंडलियों तक पानी में जाती थी। वैसे भी बूढ़ी और कमज़ोर औरत थी, इसलिए तेज पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
लेकिन इस वक्त मस्तान चाचा ने जो मंजर देखा वो उसके लिए हैरान कुन था। माई माची पानी में सीधी आगे बढ़ती चली जा रही थी। फिर मस्तान चाचा ने आंखें फाड़ फाड़ कर एक अजीबो गरीब मंजर देखा। उसका आधा धड़ पानी से बाहर निकला हुआ था और दोनों हाथ देखे जा सकते थे, लेकिन वो पानी में आगे बढ़ती चली जा रही थी। फिर वो लहरों के दूसरी सिमत पहुंच गई। मस्तान बड़ा परेशान हुआ। पहले उसने सोचा कि जाकर सरपंच को जगाए, लेकिन फिर ये भी सोचा उसने कि इससे फायदा क्या होगा, ख्वाम का हंगामा होगा। ताहम काफी देर तक वो साहल पर बैठा रहा। फिर माई माची को वापस आते हुए देखा। वो ऐन उस जगह पहुंची थी जहां उसका झंडा गड़ा हुआ था और उसके बाद वहां से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। चाचा मस्तान अपना तजस्सुस दबा ना सका और माई माची के पीछे पीछे चलता हुआ गुलाम के झोंपड़े पर पहुंच गया। माची गुलाम के झोंपड़े में दाखिल हुई। वो कोई ऐसी शख्सियत तो थी नहीं जिसका किसी के घर में दाखिल होना तशवीश की निगाह से देखा जाए, लेकिन चौका मस्तान चाचा का जो वाकया देख चुका था वो उसके लिए बड़ा हैरान कुन था। इसलिए वो उस वक्त तक वहां रहा जब तक माई माची वापस ना निकल आई। वो काफी देर के बाद वापस आई थी। दूसरी सुबह जब गुलाम ने बच्चे को देखा तो बच्चे के मुंह में नीले रंग की समुद्री घास ठुंसी हुई थी, जिसके कुछ हिस्से बाहर लटक रहे थे। गुलाम ने हैरत से उस घास को बाहर खींच लिया। गुलाम शशदर रह गया। समुद्र की इस घास के टुकड़े कभी कभी बहते हुए साहल पर आ जाते थे, लेकिन शायद नादर ही उस घास के बारे में किसी को इल्म था। मगर ये बच्चे के मुंह में कहां से आ गई? उसने घास निकालकर बाहर फेंक दी और हैरत अंगेज तौर पर बच्चे का बुखार उतर गया था। फिर ये बात मस्तान ही ने उसे बताई कि माई माची किस तरह रात को पहले समंदर में घुसी और उसके बाद उसके झोंपड़े में। तब गुलाम ने मस्तान चाचा को ये बताया था कि बच्चे के मुंह में कैसी घास पाई गई। ये वाकयात अजीबोगरीब सूरत हाल में आगे बढ़ते रहे। शबान बज़ाहिर कोई ऐसी चीज नहीं था जिसे कोई खास हसीयत दी जाए। एक आम बच्चा जिसके बारे में ये तसव्वुर कर लिया गया कि वो रमज़ान का बच्चा है, लेकिन उस बच्चे में जो अनोखी खूबियाँ पाई जाती थी वो बाद औकात तो उन बस्ती वालों को हैरान कर देती। वो बहुत तेज़ी से बड़ा होता जा रहा था। यूं चंद साल गुजर गए। मछेरों की ज़िंदगी रवां दवां रही, लेकिन साल में चंद माह ऐसे भी होते हैं जब उनकी ज़िंदगी सुस्त रफ्तार हो जाती है। समुद्र उन्हें अपने दरमियान जगह ना देता था। उसकी हैबतनाक आवाज कहती थी कि मुझसे दूर रहना वरना नुकसान उठाओगे। चुनाचा ये दिन सिर्फ खाने पीने या समुंदर पर निगाह रखने के होते थे। बारिशें होती थी, तूफान आते, तेज हवाओं के झक्कड़ चलते, चुनाचा झोंपड़ियां मजबूत कर ली जाती। वैसे समुंदर से उनका समझौता था। सदियों से आबाद इस बस्ती को कभी समुंदर ने नुकसान ना पहुंचाया था और इसकी तूफानी लहरें बस्ती से दूर रहती थी। उस दिन सुबह बारिश हो रही थी, खूब तेज हवाएं चल रही थी और समुंदर पर गहरी धुंध छाई हुई थी। ये धुंध कई दिनों से समुंदर पर मुसल्लत थी और थोड़े फासले पर भी कुछ नजर नहीं आता था। बस्ती के मामूलात यूं के तूं थे, कोई खास बात ना थी। मगर फिर रात को एक अजीबोगरीब आवाज ने उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। एक खौफनाक आवाज थी जो समुंदर में फैली हुई धुंध से उभरी। बस्ती वाले झोंपड़ी से बाहर निकल आए। सबका रुख समुंदर की तरफ हो गया। बहुत दूर उन्होंने समुंदर में धुंधली सी रोशनी देखी। ये क्या है? गुलाम बोला। मालिक जाने कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली, होशियार रहो, औरतों और बच्चों को संभालो। बस्ती में खुलबली मच गई। हौलनाक आवाज बार बार उभरती रही। शाहू मामा, ये तो जहाज की सी आवाज लगे है। गुलाम ने कहा। अरे तूने मेरे मुंह की बात उचक ली, यही कहने वाला था मैं भी, मगर जहाज इधर कैसे आ गया? मौला जाने, हो सकता है तूफान में फंस गया हो। दूसरी सुबह उसकी तस्दीक हो गई। मछेरे सारी रात जागते हुए उस रोशनी का जायजा लेते रहे थे जो बहुत करीब आकर साकत हो गई थी। धुंध की वजह से वो नुमाया ना थी। सुबह को उन्होंने कुछ साहल से कुछ फासले पर एक खूबसूरत शहर आबाद देखा। वो जहाज ही था और रेत में धंस गया था। गुलाम के हुक्म पर मछेरों ने डोंगियां संभाल ली और जहाज की तरफ चल पड़े। जहाज के अर्शे पर पहले चंद लोग थे, फिर बेशुमार लोग नजर आने लगे। फिर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह चीख रहे थे, तरह तरह के इशारे कर रहे थे।
किसी ब्रिटिश कंपनी का जहाज था, कप्तान अंग्रेज था। न जाने वो लोग क्या समझ रहे थे। डोंगियां जहाज के पास पहुंच गईं और अर्शे पर मौजूद लोग शोर मचा कर उनसे कुछ कहने लगे, लेकिन वो जो कुछ कह रहे थे वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जहाज से एक सीढ़ी नीचे उतारी गई और यूसुफा इस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंच गया। अजीम शान जहाज को देखकर वो दंग रह गया। अंग्रेज कप्तान ने यूसुफा से कुछ कहा तो वो बोला, तुम्हारी बात हमारी समझ में ना आवे साहब। उसी वक्त एक पुरवकार शख्स जो एक कीमती लिबास में मलबूस था आगे बढ़कर बोला, मैं तुम्हें इनकी बात समझाता हूँ। दोस्त, यूसुफा उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। अंग्रेज कप्तान ने भी गर्दन हिला दी। तुम कौन हो और ये इलाका कौन सा है? उसने पूछा। हम यूसुफा हैं साहब, और हमारी बस्ती है। मेरा मतलब है ये कौन सी जगह है? उस शख्स ने फिर पूछा। जगह भी हमारी बस्ती की है साहब, हमारी बस्ती है, आगे शक्कर नजा है। ओह अच्छा, तुम लोग शायद माही गिर हो। नहीं साहब, मछलियां पकड़ते हैं और शक्कर नजा में बेच देते हैं, यूसुफा ने सादगी से कहा। और पुरवकार शख्स के पास खड़ी हुई एक नौजवान औरत मुस्कुरा दी। देखो दोस्त, हमारा जहाज तूफान में फंस गया था और अब ये रेत पर चढ़कर यहाँ आ फंसा है। तुम्हें हमारी मदद करना होगी। यूसुफा परेशानी से जहाज पर नजर दौड़ाने लगा, फिर बोला, मुश्किल है साहब, ये बहुत बड़ा है। ओह, ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि तुम हमें अपनी बस्ती में ले चलो। हम वहां से तुम्हारी हुकूमत से राब्ता कायम करेंगे। सरकारी लोग यहाँ आकर इस जहाज को निकालेंगे, हमारा काम बन जाएगा। उसी वक्त कप्तान ने उनकी गुफ्तगू में मदाखलत की और उस शख्स से पूछा जो यूसुफा की समझ में कुछ नहीं आया। दोनों गिटमिट करते रहे। फिर पुरवकार शख्स ने कहा, तुम्हारी इस बस्ती का कोई सरदार है? सरदार तो नहीं, सरपंच है, उसी ने हमें भेजा है। देखो, हम मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं और तुम्हारी दोस्ती और हमदर्दी चाहते हैं। हम में से कुछ लोग तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारे सरपंच से बात करेंगे कि वो हमारी मदद करे। हमसे डरने की जरूरत नहीं, पुरवकार शख्स ने कहा। यूसुफा डोंगी में वापस चला गया और डोंगियां दूर हट गईं। तब जहाज से एक बोट नीचे उतारी गई। कप्तान के अलावा वही पुरवकार शख्स और मजीद 2 अफराद उसमें बैठकर चल पड़े। डोंगियां बोट से बहुत पीछे रह गई थी, ताहम वो तेज रफ्तारी से आ रहे थे। फिर बोट रोक दी गई और वो लोग पानी में उतरकर आगे बढ़ने लगे। गुलाम बेशुमार लोगों के साथ खड़ा इंतजार कर रहा था। करीब पहुंचकर उस शख्स ने कहा, मैं सरपंच गुलाम से बात करना चाहता हूं। मेरा नाम गुलाम है साहब। गुलाम, हमारा जहाज इसी मुल्क की बंदरगाह से एक दूसरे मुल्क के लिए चला था, मगर आगे समुंदर बहुत बर्फ हो गया। हमने 18 घंटे सफर किया था कि तूफान ने हमें घेर लिया और हमारे जहाज में बहुत नुकसानात हुए हैं। कई आदमी जख्मी हो गए, जहाज के आलात टूट गए और मैं इसी सिमत का अंदाजा भी ना कर सका। तूफानी लहरों ने हमें यहाँ ला फेंका और हम यहाँ रेत में फंस गए। हमारा ये जहाज बेकार हो गया है और अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम हाजिर हैं साहब, आप हमें हुक्म दो। जहाज के मुसाफिर तूफान से खौफजदा हो गए हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें जहाज से यहाँ मुंतकिल कर दें और फिर नजदीकी शहर से राब्ता करके यहाँ से जाने का बंदोबस्त कर लें। हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे, हमारे पास खुराक मौजूद है। बस तुम हमारी इतनी मदद करो कि हम में से चंद अफराद को शहर तक पहुँचा दो। जरूर साहब, हमारे ये झोंपड़े हाजिर हैं। अगर आप इनमें समा सकते हैं तो हमें एतराज ना होगा। नहीं, तुम इत्मीनान रखो, हम खुले आसमान के नीचे बसर कर लेंगे, उसी दरख्त के नीचे बसेरा कर लेंगे। हम लोग यहाँ से करीबी शहर कितनी दूर है? शक्कर नजा यहाँ से 11 मील दूर है। सवारी का क्या बंदोबस्त है? 8 खच्चर हैं हमारी बस्ती में, सब हाजिर हैं। गुलाम बोला। खच्चर? उस शख्स ने चौंक कर कहा। जी साहब, गुलाम ने सादगी से जवाब दिया। मेरा मतलब है खच्चरों के अलावा और कोई सवारी नहीं। तुम्हारे पास शहर जाने के लिए? उसने पूछा। नहीं साहब, हम गरीब मछेरे हैं, इसके अलावा और क्या सवारी हो सकती है हमारे पास? और फिर यहाँ से शक्कर नजा तक जाने के लिए हमें रेगिस्तान से गुजरना होता है, जहाँ रेत के टेलों के अलावा और कोई चीज नहीं है। चुनाचा अगर कोई सवारी बनाई भी जाती तो बेकार थी।
वैसे हमारे खच्चर बहुत मजबूत हैं और हमारी मछलियां लाद कर बाआसानी शक्कर नजा पहुंच जाते हैं। उस शख्स ने शाने उचकाए और कप्तान की तरफ रुख करके बोला, मिस्टर चार्ल्स, मुश्किल पेश आएगी क्योंकि यहाँ से 11 मील के फासले पर एक छोटा सा कस्बा या शहर है और यहाँ से वहाँ तक जाने का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं है। उन लोगों के पास खच्चर हैं बस, और उसके अलावा सफर रेगिस्तान से गुजर कर करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर, इस मुश्किल वक्त में सभी एक दूसरे के मददगार हैं। वैसे आपका नाम मेरे इल्म में नहीं है, कप्तान ने कहा। असद शहराजी है मेरा नाम, मिस्टर चार्ल्स। मिस्टर असद शहराजी, आपके इस तावन से हमें बहुत फायदा हासिल हुआ है। जिस तरह भी मुमकिन हो सके आप कस्बे या शहर तक जाने का बंदोबस्त कर दें। मैं चंद आदमियों को इस काम के लिए मुकर्रर किए देता हूँ। वहाँ जाकर आपकी हुकूमत से राब्ता कायम करेंगे और फिर हमारे लिए बेहतर इंतजामात हो जाएंगे। तो आप वापस जाइए और उन लोगों को लेकर आए जिन्हें आप शहर भेजना चाहते हैं। मैं यहाँ बाकी इंतजामात करता हूँ। जहाज की रेत पर चढ़ने से जो नुकसानात हुए थे वो नाकाबिले बयान थे। मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए थे। जहाज के अंदर बाकायदा हस्पताल मौजूद था और इस अस्पताल में हर चीज मौजूद थी। चुनाचा बहुत सी नर्सों और डॉक्टरों ने जख्मी मुसाफिरों को इब्तदाई तभी अमदाद दी और उसके बाद दिन की रोशनी में उन्होंने इस बस्ती को देखा और यूं मुसाफिरों में जिंदगी की उम्मीद पैदा हो गई। दरहकीकत पहले वो यही समझे कि वो किसी जजीरे पर आ गए हैं। डोंगियों में इन लोगों को आते देखकर बड़ी सनसी सी फैल गई थी, लेकिन जब ये लोग उन्हें कदरे मुहज्जब नजर आए तो उनकी जान में जान आई थी।